ना। तो हम क्या पढ़ने वाले, मूलानुपाती सूत्र। क्या पढ़ने वाले, मतलब मूलानुपाती सूत्र से हम अणु सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। अणु सूत्र यानी हम मैंने पहले बताया अणु सूत्र कैसे बनेंगे, दो परमाणुओं के योग से। दो परमाणुओं के योग से क्या बनते हैं, अणु सूत्र। और आणविक द्रव्यमान कैसे प्राप्त होते हैं, दो परमाणुओं के द्रव्यमान से। हम उसको जो भी प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, आणविक द्रव्यमान। हम मूलानुपाती सूत्र देख रहे हैं। तो मूलानुपाती सूत्र जो है ना, लिखो, किसी यौगिक में उपस्थित, है ना, किसी यौगिक में उपस्थित, है ना, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाती है ना, सही संख्या को दर्शाती है, आणविक सूत्र कहलाता है। क्या कहलाती है, आणविक सूत्र कहलाती है। ये अणु सूत्र लिख रहे हैं, है ना, यानी आणविक सूत्र लिख रहे हैं। कौन से लिख रहे हैं, आणविक सूत्र। यानी किसी यौगिक में उपस्थित क्या है, परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आणविक सूत्र, है ना। मूलानुपाती सूत्र लिखो, ये आणविक सूत्र का था, मूलानुपाती सूत्र। किसी यौगिक में उपस्थित, है ना, किसी यौगिक में उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की सरलतम रूप को, क्या, परमाणुओं के सरलतम रूप को, है ना, दर्शाती है ना, मूलानुपाती सूत्र कहलाती है। मूलानुपाती सूत्र कहलाती है। किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के क्या है, सरलतम रूप को प्रदर्शित करने के लिए हम जिस, है ना, इकाई का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मूलानुपाती सूत्र। हर समझने, यानी पहले वाले में क्या बोल रहे, उसमें वो जो परमाणु जो भी होगा, जो भी यौगिक होगा, उसमें सही संख्या को दर्शाता। एग्जांपल देखो, है ना, ये हमारे पास मूलानुपाती सूत्र का देखो यहाँ पर, जैसे तुम्हारे पास ये दिया है आणविक सूत्र। क्या दिया है, आणविक सूत्र या अणु सूत्र, बात देखिए। तो हमने यहाँ क्या कहा कि जो आणविक सूत्र या अणु सूत्र, ये क्या है, किसी भी यौगिक में क्या है, किसी भी यौगिक में उपस्थित, है ना, परमाणुओं की क्या है, सही संख्या को क्या है, ये दर्शाती है। देखो एग्जांपल, जैसे तुम्हारे पास दिया है H2O2, ये दिया, जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। एग्जांपल में हमारा आणविक सूत्र H2O2 दिया है ना। और इसी प्रकार लिखते हैं और दूसरा लिखते हैं तुम्हारे उसमें दिया गया CH3COOH, है ना। और तीसरा हम लिख सकते हैं, जैसे कौन सा, C6H12O6। ये आणविक सूत्र है। ये यौगिक है, यौगिक में होता है कंपाउंड। यौगिक में क्या होता है, कंपाउंड। यौगिक कैसे बनते हैं, दो परमाणुओं के मिश्रण से, दो परमाणुओं के मिश्रण से। जैसे हमने बताया हमारे पास जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड है। ये सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का यौगिक है। क्या है ये, यौगिक। आते के पर एक प्रकार की क्या है, यौगिक है। अब यौगिक कैसा कहलाया ये, क्योंकि यहाँ पर क्या सोडियम प्लस क्लोरीन मिला, दो परमाणु है ना यहाँ पर, दो परमाणु, तो दो परमाणु से मिलकर क्या बना, यौगिक बना, यानी सोडियम क्लोराइड यानी कंपाउंड बना। तो मैंने क्या बोला कि अणु सूत्र किसे बोलेंगे, जैसे यहाँ पर ये बना ये, तो यहाँ पर क्या बोले, इसमें अणु सूत्र किसे बोलेंगे, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु की सही संख्या को दर्शाती है। परमाणु का संख्या ये दिया, जैसे यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो 2 है, कार्बन का 1 है ना, कार्बन का 1 है तो एक अलग अलग लिखा है यहाँ पर इसी प्रकार। फिर हाइड्रोजन में 3 है और एक यहाँ पर 4, सब मतलब सही संख्या का दर्शा रहा है कि भैया जो यौगिक है हमारे में, जो भी यौगिक, जैसे ग्लूकोज में कार्बन की संख्या 6 है, हाइड्रोजन की संख्या 12 है, ऑक्सीजन की 6 है। एग्जैक्ट संख्या बता, बिल्कुल फिक्स, बिल्कुल राइट, यानी जो राइट एटम की जो संख्या यहाँ पर बता रहा है। तो ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं आणविक सूत्र। अब ये आणविक सूत्र से मूलानुपाती सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे हम, देखो मूलानुपाती सूत्र कैसे प्राप्त, तो मूलानुपाती क्या बोला मैंने कि किसी यौगिक में उपस्थित, है ना, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की, किसकी,
परमाणुओं की सरलतम को दर्शाती है। ये कौन दर्शाती है? मूलानुपात। देखो H2O2 यहाँ पर, इसका सरलतम रूप कैसे करेंगे? परमाणुओं के सरलतम रूप को दर्शा रहे, किसको? ये सरलतम हाइड्रोजन है, तो मूलानुपात सूत्र अपना क्या होता है? आणविक सूत्र से मूलानुपात सूत्र प्राप्त करें। देखो ध्यान दो, आणविक सूत्र से हम मूलानुपात सूत्र कर, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर HO ये क्या है? मूलानुपात सूत्र। समझो, पहले लिखने के लिखा है हर समय H2O2 यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर क्या होगा? HO, ये फिक्स, ये सरलतम रूप क्या है? ये सरलतम रूप। यौगिक, फिर यहाँ पर क्या होगा? CH3 हो, तो कितना होगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा C, है ना, C2 ओनली C, है ना, क्या करेंगे? ओनली C, और यहाँ पर H, यहाँ 2 और O, CH2, क्या? CH2। रीजन समझेंगे क्या हमारा इसका मूलानुपात? CH2O। कोई बात समझ आ रहा है यहाँ पर? बताएं। देखो फिर इसी प्रकार ग्लूकोज, ग्लूकोज के वैसे लिखेंगे C, है ना, C3H6 और O3। बात समझ आ गया? बात समझ आ गया? मूलानुपात सूत्र कैसे प्राप्त करें? अब मूलानुपात सूत्र से हमें क्या प्राप्त करना? आणविक सूत्र प्राप्त करना। मूलानुपात सूत्र से आणविक सूत्र प्राप्त करना, तो मैं बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें n बराबर हमारे पास 2 होता है, n बराबर 2, इन सभी में n बराबर 2, n का मतलब यहाँ पर 2 बता रहा है, तो n बराबर 2 किसमें गुणा कर दो तो सभी ये मान वापस आ जाए। हर समझे क्या करना है? n बराबर 2 से हमें क्या है? गुणा करना है। गुणा कर दो इसको, तो 2 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा? H2O और ये आणविक हो गया। 2 से गुणा करते हैं, इसमें 2 से गुणा कर दिया आपने। फिर देखो लिखना कम करो और थोड़ा देखने ज्यादा करो, तुम रह जाओगे। देखो CH2O दिया यहाँ पर, CH2 में 2 का गुणा कर दो। देखो हम 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा ना, और यहाँ पर 2 करेंगे 2 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास ये दिया है बिल्कुल सेम सेम बचेगा। देखो CH3COOH वैसे कर दिया है हर सब में। अब तुम्हें अगर पता ना हो तो हम इस प्रकार से 2 गुणा करेंगे, C2 फिर H4 और O2 सेम टू सेम। देखो हर सब में ऊपर देखो C2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। हर सब में हम इसको संतुलित करेंगे। बॉन्ड स्ट्रक्चर बनता है कि नहीं? बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारा जो बंध संरचना में तुमने पहले भी करा है कि नहीं? जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन ऊपर ऊपर ही नीचे, इस प्रकार से हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस प्रकार का संतुलित करना रहता है, इसलिए हम इस प्रकार से लिखते हैं हर सब में। और यदि इस प्रकार से लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। फिर तो हम इस प्रकार इसको ऐसा ना लिखते हैं, फिलहाल इस प्रकार से लिख देंगे तो दस है। फिर यहाँ पर C6 दिया, क्या करना है इसमें? हम क्या करना है इसमें? गुणा कर दो, C6H12O6 क्या O6 ऐसे वैसे। बात समझ आ रही है? ये बोलो मूलानुपात सूत्र। तो मूलानुपात सूत्र में और आणविक सूत्र में इसी पर इतना ही अंतर है ना। तो ये आना समझ। अब हम आगे लिखते हैं, इसमें लिखिए। लिखने की स्पीड जो है, यदि पढ़ने वाले बच्चे अगर तुम ध्यान पूर्वक देख रहे हो तो एक ही बार में लिख दोगे, एक बार देख लिया दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। देखने की कंसंट्रेशन जो पावर है ना बहुत ज्यादा रखना चाहिए, बहुत ज्यादा, है ना। यदि हम अच्छे से देख पा रहे हैं तो वो हल्के मन से देख रहे हैं तो कुछ ये समझ में नहीं आएगा। सीरियसली देख रहे हैं तो वो चीज याद है। जैसे मूवी देखते हो सीरियस में देखते हो भाई, क्यों? अरे 2 घंटे का अगर कुछ याद तुम्हें पढ़ाई, 2 घंटे तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हें व्यर्थ है, वो तो तुम्हारा व्यर्थ है एक प्रकार से। अगर मूवी देखने के बाद मूवी तो सब याद आएगा भाई, कौन विलन था है कि नहीं, कौन किसने उठा कर लेके गया है कि नहीं, लास्ट में मरा कौन, सब मालूम है तुमको है कि नहीं। बाहुबली मूवी तो देखी होगा सभी ने। यस सर, देखा तो देखा है, इंटरेस्टेड है ना, हर चीज पता होगा तुमसे, जो भी पूछे जाए तुम बता दोगे। वहां पर क्या है इतना नहीं पता कटप्पा को क्यों मारा। वैसे मैं ही वही बोलने वाला था, है कि नहीं, है ना, कि भी कटप्पा को क्यों मारा, तो बात की बात है। तुम अगर आगे के नेक्स्ट टाइम देखोगे तो समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये बात है, इंटरेस्टेड है, कुछ बात समझा रहा। तो 2 घंटे वहां पर हमने वेस्ट कर कुछ कैसा हमने मतलब एग्जाम कर लिया, मतलब हमने आसानी से उसको याद कर लिया, उस पूरा सीन को आसानी से याद कर लिया पूरा सीन को। तो इसी प्रकार चीजें हम पढ़ा इस चीज को समझो। और हम भी 2 घंटे जब बैठोगे तो उसमें जिस प्रकार मूवी देखते हो उसी प्रकार इंटरेस्ट से करो।
यदि तुम्हें मूवी देखते देखते अगर कोई ने कुछ बोल दिया ना तुम्हें क्रोध आएगा? क्यों आएगा कि नहीं आएगा? मूवी देखते देखते किसी डिस्टर्ब कर दे, बहुत अच्छा सीन आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, आगे बहुत इंटेंस उत्सुकता से देखते हैं। सीरियल लड़कियां सीरियल देखती वैसे साजन चले ससुराल या कैसे भी है ना, सीरियल तो मूवी हो गया वो है ना, नाटक सास हो वाला जो भी हो कुछ भी हो है ना। तो इंटरेस्ट है और कुछ सब कुछ त्याग दोगे तुम्हारा दाल जले जले रह जाएगा, उसमें जला रह जाएगा और उधर ध्यान नहीं लगाओ, तुम्हारे रोटी में उधर जल जाएगी। वहां तो उस मूवी को देखते देखते किस प्रकार इंटरेस्टेड, वहां पर इच्छुकता, हमारी इच्छुकता क्या है, तुम वहां पर और उसकी कंपैरिजन करो, हम जब पढ़ाई करेंगे और उसमें दोनों में कंपेयर करो कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, इंटरेस्टेड कहां पर ज्यादा हो रहा है, ऐसा क्यों, तो पढ़ाई में उस प्रकार क्यों, तो ये दिमाग लगा जरा, लेकिन तो कॉन्सेंट्रेस एकाग्रता, वहां पर कुछ बाहर मोबाइल छोटी आंख बहुत चीजों को ज्यादा सीन देखते हो, मगर इतने मोबाइल में पूरा फोकस क्यों, इधर का चीज कोई से निकल भी जाए तो दिखाई नहीं देगा, क्यों साइड से कोई निकल भी जाएगा मतलब दिखाई नहीं देगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा, तुमसे कोई पूछेगा भाई तुमसे कोई बाहर निकल बोलो देखे नहीं मैंने, क्योंकि कॉन्सेंट्रेस इच्छुकता एकाग्रता है, तो पूरी इंटरेस्टेड से साथ पूरी समर्पण भाव से हम देख रहे हैं क्या है, तो इसमें समझो इस चीज को है ना, और उसी चीजों को उसी कंपेयर करते हुए हम उसी चीज को एनालाइज करते हुए हमें पढ़ाई को इसी प्रकार कि पढ़ाई करते समय अगर कोई बीच गुजर भी जाए तुमसे तो तुम्हें पता नहीं चलना चाहिए, इतना फोकस होना चाहिए पढ़ाई में, ये चीजें बहुत जरूरी है। इस सब जाकर तुम्हें कुछ भी चीजें आसानी समझ में आएगा, तब जाकर डिस्कवरी करना सीखोगे, नहीं तो तुम साइंटिस्ट बनना दूर की बात है ना, तुम नोची बनकर रह जाओगे बस। आज हमें यहाँ पर ये देखो, तो ये मूल्यांकन यहाँ मिल सकता है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से प्राप्त कर। अब हम क्या करेंगे, हम एक थ्योरी है, जैसे अगर तुमसे ये कहा जाए कि एक विलियन है, वो विलियन कार्बनिक यौगिक वाला, वो विलियन क्या है, कार्बनिक यौगिक वाला है ना, ये तो आसानी से बता दिया। तुम्हें ग्लूकोज यानी शक्कर की डाली दे दी, शक्कर का पता चल गया, तुमने शक्कर का आसानी से निकाल दिया, क्या है शक्कर है ना, आसानी से निकाल दिया। मगर हमें अगर जैसे हम तो डायरेक्ट निकाल दिया, मगर एक थ्योरी है, उस थ्योरी के थ्रू अगर तुमको निकालने कहा जाए तो फिर किस सभी के निकाल, जैसे हम ग्लूकोज, क्या हम ले लें, एक ग्लूकोज ले रहे हैं, ये ग्लूकोज बना है, ये ग्लूकोज, अब तो ग्लूकोज है कि कार्बनिक यौगिक है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा आपने, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पढ़ा, एमीन अभी आगे तो नहीं पढ़ा, अभी विटामिन से ना, बाकी अभी पढ़ना, मगर वो सबके सब कार्बनिक यौगिक है, क्या सबके सब कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मक्के में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ये सब कार्बनिक यौगिक है, इसमें कार्बन पाए जाते हैं सभी में। कार्बन यौगिक क्यों बोल रहे हैं इसमें, क्योंकि उसमें कार्बन के यौगिक है, देखो यहाँ पर ये ग्लूकोज कहाँ पर है, कार्बोहाइड्रेट नहीं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, मक्के में जरा लिखकर, मोटे अनाज में, ठीक है नहीं, यहाँ पर कार्बन यौगिक क्यों बोल रहे हैं, जिसमें कार्बन उपस्थित हो, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक यौगिक बोल रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या है, ये कोई से कार्बनिक यौगिक है, ये कौन सा, ये ग्लूकोज, इसमें क्या है, ग्लूकोज मिला हुआ है, एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है ना। अब हमें करना क्या है, हमें ये जो कार्बन है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, कार्बन और हाइड्रोजन को उस मात्रा में मिलाना है, यहाँ पर थोड़ा पानी भी, क्या है यहाँ पर पानी, अब देखो अपने पास पेन का इशू थोड़ा यहाँ पर मैं अलग करता हूँ, अब यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इतने प्रतिशत में मिलाना है, इतने प्रतिशत में मिलाना है कि इस विलियन का जो द्रव्यमान या जो भार है वो 100 ग्राम हो जाए, क्या हो जाए, 100 ग्राम, 100 ग्राम में कितना कितना करना है हमको, 100 है ना। पता चले कि तुम इसको 100 या 200 ml मिला रहे, कितने ml मिला रहे, 200 ग्राम मिला रहे, किसको, कार्बन को 200 ग्राम है, कार्बन को 200 ग्राम मिला रहे और ऑक्सीजन को तुम 300 ग्राम है ना, कितना मिला रहे हैं, और इसको मिला रहे हैं कितना, 100 ग्राम, तो कहां से होगा, हमें बनाना 100 ग्राम ही बनाना है, क्या करना है हमें, कितना ग्राम बनाना है, 100 ग्राम बनाना है ना, बात समझ आ रहा, हमें बनाना कितना, 100 ग्राम बनाना है, कि भाई शक्कर को हम इतनी संख्या में इनकी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा को कितने परसेंट में मिलाएंगे, तो हमारे पास जो भी विलियन बनेगा उसको 100 ml बनाना है, कितना बनाना, 100 ml या 100 ग्राम या 100 ग्राम। असल में हम क्या करेंगे, कार्बन की संख्या जैसे मान लें हम इसको ले लेंगे 60 ले लेंगे है ना, या तो इसका कितना ले लेंगे, इसका कितना ले लेंगे भाई 10 ले लो, ठीक है नहीं, और इसका कितना ले लेंगे अपन 10, इसका ले लेंगे 10, टोटल कितना हो गया 80 लिया,
अब ये 80 और ये कितना हो जाएगा 20, 100 हो गया। 100 हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो भी हमें यौगिक को मिला, जो भी मिला है, यानी जो भी किसी पदार्थ किसमें विलय कर रहा है, विलय मतलब समझते हैं, विलय मतलब मिलाना। तो इसमें विलय कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें विलय करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी चीज को मिला रहे हैं हमको इतनी संख्या में मिलाना है, हमारा जो हम विलयन बना रहे हैं उस विलयन का जो ग्राम है वो 100 ग्राम हो जाए या 100% हो जाए। कितना? 100 ग्राम। हर समय हम क्या कर रहे हैं, इस कार्बन को, इस कार्बन यौगिक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम? कार्बन। तो कार्बन को हम मिलाएंगे कितने? 40% में। कितने मिलाएंगे हम? 40%। कितना मिलाएंगे? 40%। और हाइड्रोजन को मिलाएंगे हम 6.66%। ऑक्सीजन को मिलाएंगे 53 है ना into 34%। इतना मिला रहे हैं। अब हमें बनाना कितना है? 100 ग्राम। अब तुम इसको ऐड करके पता चल जाएगा कि हमारे पास जल कितना है। अब इतना हमने मिला लिया, अब तुमने इनको आपस में जोड़ो, इनको जोड़ने के बाद हमारे पता चल जाएगा कि अब इसमें इनको जोड़ने के बाद पता चल गया कि ये पता चल जाएगा कि हमारे पास जैसे विलयन बना रहे हैं उस विलयन में पानी की मात्रा कितना है। हर समय में पानी की मात्रा कितना है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ, यहाँ 40 कर देता हूँ, तुमको समझ में 6 और यहाँ पर 53। कितना कितना कर देंगे? कितना हो गया? हाँ, एक ही कर देंगे। टोटल कितना हो जाएगा? 99 हो गया। और ये टोटल 99 हो गया। 99। तब इसमें जल ये टोटल इसमें 99 हो गया। इसका मतलब बाकी कितना है? 1। मतलब जल कितने ग्राम? 1 ग्राम। जल कितने ग्राम? 1 ग्राम। 99। टोटल कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। 100 ग्राम। इस प्रकार से ये बात समझ आ गया? जी सर। देखो अब यहाँ पर 40% और यहाँ पर ये दिया है। अब हमें क्या करना, हमें तो किसी भी विलय पदार्थ को इतनी मात्रा में मिला जाए कि हमारे पास जो भी विलयन अगर बनेगा उस विलयन का जो द्रव्यमान है यानी भार है वो 100 ग्राम हो जाए, जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। क्या बोलेंगे? हमने पिछले क्लास में द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा और आयतन प्रतिशत पढ़ा है ना। द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा और आयतन प्रतिशत मैंने पहले बताया। असल में कि किसी विलय पदार्थ को इतनी मात्रा में मिला दिया जाए तो हमारा जो विलयन बनाना उस विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम हो जाए, इसको बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। ये अब देखो ये दिया है तो हमें हमारे देखो यहाँ पर दिए, हम एक ग्राफ बनाएंगे तुम्हारे, है ना। एक ग्राफ की सहायता से बताएंगे। है ना, ये मात्रा सही नहीं, एग्जैक्ट देखो जरा इसमें, एग्जैक्ट देखो जरा, ये मात्रा सही नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं और अपनी गलती नहीं हो। देखो जरा 2 मिनट एग्जैक्ट देखो। फर्स्ट में ये यहाँ पर दिया है, फर्स्ट में दिया ना, गलती नहीं होगा क्योंकि मान लिया ना तो काटते पीटने से समस्या आएगा। देखो ये तो है, सही है, सही है, एग्जैक्ट सही। आज हमने ये इस प्रकार ये मिला दिया अपन इसमें, इसका मतलब हम इसको टोटल ऐड करने के बाद हमारे पास क्या प्राप्त होगा, इसको टोटल ऐड करने के बाद इनको सब ऐड करने के बाद कितना प्राप्त होगा हमारे पास, जो भी लास्ट में मिनिमम मैक्सिमम कह सकते हैं 1 ग्राम बाकी। कितना ग्राम बाकी? 1 ग्राम। टोटल इनमें कितना आ रहा है? 99। क्यों? यस सर, 99 दोनों मिला 100 ग्राम। कितना ग्राम हो गया? 100 ग्राम। ये है ना। तो अब हमें एक पैराग्राफ बनाना है यहाँ पर। देखो तो हमें क्या बनाना है, पहले हमें तत्व लिखेंगे यहाँ पर। तत्व कौन सा है हमारे पास? कार्बन है ना, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दिए हैं। इनका जो प्रतिशत ग्राम है, इनका प्रतिशत क्या है, जो इनका द्रव्यमान प्रतिशत कितना है ग्राम में, द्रव्यमान लिखेंगे। दिए है ना यहाँ पर, ये दिए। कार्बन का कितना दिया है? 40।
कितना दिया है 40%। ये जगह इसको हम थोड़ा और कर देंगे यहाँ पर क्योंकि कमी और कम समझ सकता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत ग्राम में है ना। और द्रव्यमान प्रतिशत में 40 ग्राम बराबर क्या होता है 40% मतलब क्या होता है 40 ग्राम 40 ग्राम मेरे पे लगता है। हाइड्रोजन कितना है वहां पर 6.66%। 6.66%। इसका मतलब क्या होता है 6.6 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है 1.3। 1.3। इसका मतलब परसेंट का मतलब क्या होता है भाई क्यों परसेंट का मतलब हमारे पास परसेंट को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं ग्राम में बराबर 1.3 ग्राम। हाँ सर यस सर। अब हमारे पास परमाणु का द्रव्यमान क्या परमाणु का परमाणु का द्रव्यमान दिया है यहाँ पर कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है इसको मालूम है पता 12। हाइड्रोजन का 1 इसका 16। 1 इसका 16 है ना 16 ये दिए हैं हमारे पास इस प्रकार से। वैसे इसका एग्जैक्ट होता है ना इसका जो होता है 0.008 होता है इसका एग्जैक्ट इतना याद रखना। इसका जो एग्जैक्ट मान होता है इसका एक तो हाइड्रोजन में जो होता है एग्जैक्ट मान ही है ना 1.008 है जैसे परमाणु द्रव्यमान ये है। अब देखो अब हमें करना क्या है देखो ये 40 ग्राम है और हमारे पास परमाणु द्रव्यमान 12। अब हमें ये बात ध्यान रखना हमें निकालना है मोल। क्या निकालना है मोल। अब देखो इसको मिटा देते हैं। देखो जैसे मैंने पहले बताया जैसे 12 ग्राम है 12 ग्राम कितने मोल के बराबर होता है 1 मोल के बराबर। इस मोल में कितना कितना आणविक परमाणु संख्या होती है 6.0 सभी क्या है 6.00648 into 10 की पावर 23। हम देखो तुम्हारे गाइड में जो दिया रहेगा ये बिल्कुल यहाँ पर हट जाएगा और इसमें इतना ही रहता है दिया तो वैसे था ना मतलब 12 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है। मतलब 12 ग्राम 12 वस्तुएं इसमें मतलब 12 वस्तुएं 1 दर्जन के बराबर 12 वस्तुएं 1 दर्जन के बराबर। इसी प्रकार हम 12 ग्राम कितने 1 मोल के बराबर है ना और 1 ग्राम के बराबर कितना होता है 1.9913667 into 10 की पावर 23। अब यहाँ पर 40 ग्राम दिया कितने ग्राम दिया 40 ग्राम और हमारा द्रव्यमान फिक्स द्रव्यमान कितना दिया। अब हमें निकालना है मोल। क्या निकालना है मोल। अब मोल लिख सकते हैं अपेक्षित संख्या क्या लिखेंगे मोल या मोल और अपेक्षित संख्या एक ही बात करते हैं। अब मोल निकालने क्या करेंगे हमारे पास जो कार्बन का जो द्रव्यमान है हम क्या करेंगे इसमें ये 40 ग्राम इसको भाग दे दो क्या देते इसको भाग दो तो हमारे पास पता चल जाएगा कि इसमें कितने मोल है। तो क्या करेंगे इसमें बता 36 333 आ जाएगा इतना आएगा करके आओगे तो इतना आएगा पॉइंट में क्योंकि वहां पर जो बचेगा वो 33 में ही आएगा है कि नहीं। तो इसका मतलब मोल कितना है यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन है ना ये 40 ग्राम कार्बन कितने 40 ग्राम कार्बन में मोल की संख्या कितनी है 3.33 40 ग्राम में मतलब कितने दर्जन है कह सकते हैं मतलब कितने दर्जन यहाँ पर क्या अच्छा कितने दर्जन यहाँ पर कार्बन की जो मोल की जो संख्या है वो 3 36 वो वैसे का वैसे ही आएगा 40 फिर से आ जाएगा आपस में गुणा कर फिर से वैसे का वैसे ही आ जाएगा 40 ग्राम में से बात समझ आ रही है। देखो और यहाँ पर देखो अब उसी प्रकार यहाँ पर यहाँ कितने ग्राम दिया भाई 6 पॉइंट है ना 66 into 1.008 इस प्रकार देंगे आप इसमें गुणा करें कितना आ जाएगा वो वैसे का वैसे ही आएगा है ना 6.66 वैसे वैसे ही आएगा ना अंतर तो नहीं आएगा इस प्रकार हर समझ में ये थोड़ा पास में लिखते हैं। अरे एक का करेंगे तो एक 6 ही आएगा ना एक का गुणा 6 बार करेंगे तो 6 ही आएगा है कि नहीं। इसमें ये वाले का बनाने का काम इस प्रकार बता के ना दिखाई दे रहा है ये और यहाँ पर देखो उसी प्रकार ये 53 दिया है ये 0.34 और यहाँ पर 16 या 48 और जब करने जाओगे तो तुम्हारा वही 16 या 48 3 आ गया तो यहाँ पर बेसिक वैसे 3.33 यानी 16 का पारा लेकर जब गणित कर लेगा 16 या 48 तो यहाँ पर बचे कितने 5 बचे
5 बचे तो फिर ये 53 बन गया, फिर 16 48, फिर यहाँ पर तो ऐसे ही आएगा। तो 3 3 आएगा। आ समझ में बात ये। तो अब हमारे पास देखो, अब सरलतम अनुपात क्या करेंगे हम? सरलतम तो सरलतम अनुपात निकालने क्या करना है कि जो हमारा जो मान जो मोल दिए हैं इनमें से किसी एक छोटे को लेना है। सबसे छोटा ये दोनों ये ना, दोनों है यहाँ पर। तो क्या करना है, सरलतम अनुपात का 3.33 इससे क्या करना है, इसमें भाग दे देना है ना ये। और हमारे पास क्या इसी प्रकार इसमें भी 6.66 यहाँ दिया है और यहाँ पर इसको किसी भाग देंगे 3.33 दिया। और यहाँ पर भी क्या करेंगे कि जो 3.33 से क्या करना है, 3.33 का भाग देना है। तो हमारे पास जो प्राप्त क्या होगा, डायरेक्ट पूरा ज्यादा टेबल बनाने की जरूरत नहीं, इतना प्राप्त। यहाँ पर क्या आया, 1 और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 1, ये है ना। इस प्रकार ये हमारे पास जो प्राप्त हुई, जो अनुपात प्राप्त हुआ। अब इसको हमारे पास ये क्या प्राप्त हुआ है, ये हमारे पास जो ग्लूकोज का अंतर्गत हमने क्या प्राप्त किया, हमारे पास ये ग्लूकोज था ना और ये O6 ये प्राप्त हुआ। इसमें हम देखो अब ये कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ पर, 1। हमने एक कार्बन यौगिक में के जो एक कार्बन उपस्थित, एक कार्बन यौगिक में उपस्थित है ना, एक कार्बन यौगिक है, ये कार्बन यौगिक है जिसका मतलब ये क्या है, आणविक सूत्र है। ये आणविक सूत्र कैसे बोलते हैं, जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने मिलकर इन्हें आणविक सूत्र बना, अणु बनाया ना, उसको बोले अणु सूत्र या आणविक सूत्र। अब ये इस पानी में मिला, इसमें जो विलयन में मिला हुआ है, इस विलयन से हम इस आणविक सूत्र से हम क्या निकाल रहे हैं, मूलानुपात सूत्र निकाल। कैसे निकलेगा मूलानुपात सूत्र, देखो तो हमारा मूलानुपात सूत्र क्या प्राप्त हुआ, मूलानुपात सूत्र देखो, जैसे यहाँ पर क्या निकला, हम यहाँ पर लिखते हैं ग्लूकोज जो एक कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक जो एक क्या है, कार्बनिक यौगिक। हमने ये पूरा पैराग्राफ अपना है कि हाँ कार्बन क्या है यहाँ पर 40% है बाहर, और हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर 6.66 क्या % में है, और ये कितने ग्राम में ऑक्सीजन, इस प्रकार से ग्राम में दिए यहाँ पर। हम ये सारे करने के बाद हमारे पास प्राप्त क्या हो, मूलानुपात सूत्र ये प्राप्त। तो हमारे पास जो कार्बन कितना 1 है, क्या है कार्बन, हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन कितना 1, ये इस प्रकार से हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, मूलानुपात। मैंने यहाँ पर ये जो कार्बोहाइड्रेट जो दिया है इसका जो मूलानुपात सूत्र हम निकालने और भी जाओगे आगे, हम क्या करेंगे इसका जो मूलानुपात सूत्र बनेगा क्या, जैसे मैंने क्या कहा कि n बराबर हमारा 2 से छोटा है, क्या अरे दिखाई दे रहा है पीछे वालों को दिखाई नहीं, मोबाइल यहाँ तो नहीं दिखा रहा, ये दिखाई दे रहा है यहाँ ये मूलानुपात सूत्र है ना। तो कार्बन कितना 1, कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 1। ये मूलानुपात सूत्र उस, यानी हमें पता नहीं है कि वो कौन सा कार्बन यौगिक है, मैंने यहाँ बता दिया ये इसका वैसे इसका मूलानुपात सूत्र क्या अपना भी करा था है ना, मगर हमें पता नहीं है इस कार्बन यौगिक में कौन सा है, मगर जो भी डाला होगा, जो भी होगा वो 1% एक रेशियो में होगा, जो भी मिला होगा वो 100 ग्राम मिलियन बनाने के लिए ही मिला होगा, 100 ग्राम मिलियन बनाने के लिए ही मिला होगा। हर सब में यहाँ पर ये CH2O है ना, ये CH2 बना, इसका मतलब कौन सा, इससे एग्जैक्ट बता, इसका मतलब कौन सा होगा, इसकी किसका है, मूलानुपात किसका है बता, किसका है ये अभी हमने करा था ना, हाँ वो CH2 किसका है बता, पता नहीं क्या, इससे पहले बताया था किसका होगा, ये CH3COOH, ये किसका है CH3COOH है ना ये, क्योंकि हमने CH से ग्लूकोज का हमने क्या लिखा है, ग्लूकोज का क्या बनेगा C3H6 है ना, ये जैसे n बराबर से 2 गुणा कर दो तो ऑटोमेटिक आ जाता है कि नहीं, तो ये ग्लूकोज का क्या बनेगा यहाँ पर बना C3H6O3 ये उस मेरे तरफ से बता दिया, मगर कार्बन की पता नहीं है हमें, तो ये प्राप्त हुआ, हमें ये प्राप्त होगा, उसमें n बराबर 2 का गुणा कर दो तो ये किसका था वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा।
कोई बात समझ में आ गया? तो वो भी दिए गए तुम्हारे गाइड में, इधर इसी प्रकार से करना। आगे समझ में कैसे किया है? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है करने में? बहुत से भाग लेना, इसमें दिक्कत है, कुछ चीजें समझ लेना। तो इस क्लास को यहीं से डिलीट कर देते हैं, है ना? बस ठीक है, उम्मीद है तुम्हें